हेलो दोस्तों, आप लोग सादर आमंत्रित हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ एग्जाम फाइटर में। और मैं हूं राजकुमार यादव और मैं अभी विशेष बैच चला रहा हूं जिसमें कि आप लोग जानते ही हैं कि रेलवे का एग्जाम डेट आ चुका है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले गणित का। और आप जानते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जो कि रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गणित आप अगर अच्छे तरीके से बना देते हैं तो एग्जाम निकलने की संभावनाएं पूरी हो जाती है। तो मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, ताकि इसमें आपको दो फायदे होंगे। एक तो फायदा होगा कि आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की जो फॉर्मूला है एग्जाम में, वो आपको आकलन हो जाएगा कि मैं कितना कर पाता हूं। ठीक है। दूसरा चीज है कि टेक्निक आपको सीखना बहुत जरूरी है। एग्जाम देने में दो चीज होते हैं। पहली चीज तो होता है कि आपको आना चाहिए, दूसरी चीज होती है कि टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। आप अपने माइंड को क्योंकि कितना जल्दी तैयार करते हैं एग्जाम के लिए, वो बहुत जरूरी है। तो मैं उसमें जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसमें दो चार चीजें और बीच बीच में हर बातें आपके लिए मार्केबल होगी, वो चीजें सिखाते चलूंगा। कुछ बेसिक चीजें भी बताते चलूंगा, जो आपकी नॉलेज नहीं होगा वो आ जाएगा, और अगर आता होगा तो आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और मेरी आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी गाइडलाइन कर पाऊं और अच्छा से अच्छा बेटर आपको बता पाऊं, जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। इसमें ही मेरी खुशी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाएं और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पर अगर टाइम दे रहे हैं आप, तो आपको एजुकेशन से संबंधित चैनलों को देखें। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक दिन एक दो वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं एग्जाम तक, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए एग्जाम में। तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ प्रश्न किए थे, उस सेट में कुछ प्रश्न बचे हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि हर प्रश्न किया जाए, हर तरह के प्रश्न किया जाए, जिससे कि आपको माइंडली बहुत ही तैयार हो जाए एग्जाम के लिए, कि एग्जाम ज्यादा हार्ड होते नहीं। चलिए, तो उस पहले जो वीडियो में मैंने बताया था, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे वीडियो पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और शुरू से आप पढ़ें। मेरे चैनल के होम पेज पर जाएं और शुरू से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो पाए। तो चलते हैं, आज नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 35 नंबर का। ठीक है। प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु पर 20% के छूट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए, सबसे पहले तो देखते हैं, क्रय मूल्य मुझे मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या है? क्रय मूल्य मुझे मालूम नहीं है। ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य को 100 लेकर चलिएगा तो बनाने में आपको आसान होगा। ठीक है। छूट दे रहा है कितना परसेंट भाई? 20% की छूट दे रहा है। ठीक। तो कह रहा है कि उसको 20% का लाभ हो जाए। 20% लाभ होने के लिए इसका मतलब है कि सामान को बेचेगा कितने में? 100 रुपया में खरीदा, 20% मैंने क्या? 100 रुपया में 20 रुपया। 20% मैंने क्या होता है? 100 रुपया में 20 रुपया। इसका मतलब है कि उसने बेचना चाहिए कितने में? उसको 120 रुपया में बेचना चाहिए सामान को। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि वह जो है 20% का छूट देता है। छूट किस चीज पर देगा भाई? तो छूट अंकित मूल्य पर देता है। ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य जब किसी वस्तु में आप देखे होंगे RS करके मूल्य लिखा रहता है। ठीक है बच्चों, या MRP करके लिखा रहता है, वह अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर होता है। ठीक है। क्या अंतर होता है? क्रय मूल्य मतलब कोई दुकानदार जितने रुपए में कोई चीज खरीद कर लाता है, वह उसका क्रय मूल्य हुआ। लेकिन वह क्या करता है? क्रय मूल्य पर कोई सामान बेच तो देगा नहीं। तो वहां गाना गाने के लिए दुकानदार पर तो बैठा नहीं है दुकानदार की आपको फ्री में सेवा करेगा। क्यों? ऐसा तो है नहीं। दुकानदार क्या करता है कि वह अलग से प्रिंट मारता है अपना, नहीं लिख देता है 100 रुपया में खरीदा और लिख देता है MRP बराबर 150। नहीं, समझ रहे बात को? क्योंकि उसने 100 रुपया में खरीदा, 150 MRP दिया। या तो उसी रेट में बेच लेता है कोई दुकानदार अपने दुकान को चलाने के लिए क्या करता है? उस पर छूट देता है। दुकानदार ये बड़ा तेज है, वही कर रहा है
यह क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। छूट कितना दे रहा है, 20%। अब दिमाग ये लगाइए कि अब ये 100 था तब तो वो 120 में बेचा, ठीक है। जब वो 20% छूट भी दे दे तो उसका 120 रुपया आ जाए तो कितना अंकित मूल्य है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, मान के चलिए बच्चों क्या कि यह जो है अंकित मूल्य उसका क्रय मूल्य है, मान लिया जाए। 100 नहीं मान के चलते, इसके हिसाब से आप चलते हैं, इसके हिसाब से ये है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हम निकालते हैं, ठीक है। माने 120 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो 20% छूट पर क्रय मूल्य क्या है भाई, तो क्रय मूल्य ही यहाँ अंकित मूल्य हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्योंकि मैं 120 पर निकाल रहा हूं बच्चों, देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बटे छूट दे रहा है, एक मतलब क्या हुआ, माइनस कर रहा है जो जितना कीमत है, 1 माइनस दर बटे 100। चलिए बहुत आसानी से समझेंगे, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, 120, 1 माइनस छूट कितना दे रहा है, देख रहे हैं बीच में 20% है, 100 कट गया। अब डायरेक्ट कर दीजिए या यहाँ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 काट देते हैं। अब ये करेंगे 10 में 2 घटा 8, मतलब कितना हो जाएगा 120, और 3 कंडीशन हो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10, और ये जो घटाकर लिखेंगे 10 घटाओ 2 मतलब 8, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको काट दीजिए, 15 दिशा से मतलब 150 रुपया। देखिए दुकानदार ने क्या चालबाजी की है, क्या किया, उसने अंकित मूल्य 150 रुपया रखा, किसको, वस्तु को, जबकि खरीदा कितना था, उसने 2100 में खरीदा था, और उसका दाम रखा उसने एमआरपी लिखकर अपने तरफ से 150 रखा। और आपको क्या कहा, उसने यह कहा कि 20% भाई 150 एमआरपी है, 20% छोड़कर आपको दे रहे हैं। और जब 20% छोड़कर दिया तब उसने बेच कितना में दिया, 120 रुपया में, नहीं तो लाभ उसको कितना हुआ, 20 रुपया। लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना है, प्रश्न कह रहा है आपका कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य कितना प्रतिशत ज्यादा उसने अंकित किया, तो कितना अंकित किया, देखिए क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 150 रखा, मतलब 50 रुपया उसने क्रय मूल्य से ज्यादा रखा, नहीं तो 50 रुपया रखा, मतलब प्रतिशत, मतलब क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, 100 ये आ गया, क्रय मूल्य तो 100 रुपया है ही, ये 100 काट दीजिए, परसेंटेज उसको कितना अंकित ज्यादा किया उसने, क्रय मूल्य पर उसने ज्यादा 50% उसने अंकित मूल्य रखा। चलिए आपका आंसर है सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सी नंबर का आंसर सही है आपका। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। यदि 25% की छूट दी जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या है, बस वही प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंस किया है। क्या किया है, उसने कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले लिखते हैं भाई क्रय मूल्य क्या उसने रखा, क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, मान लिया जाए 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है। अब कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40%, चलिए अंकित मूल्य निकाल लेते हैं भैया, 40% ज्यादा उसने अंकित किया, मतलब 100 रुपया के समान 140 रुपया अंकित मूल्य उसने रखा, नहीं यही हुआ ना, समझ रहे बात को, 100 रुपया का समान था, 40% ज्यादा अंकित किया, उसका मतलब 100 रुपया के जगह 140 रुपया अंकित मूल्य रखा उसने, ठीक है। अब कह रहा यदि 25% की छूट दी जाए, चलिए 25% की इस पर छूट दिया उसने, तो बेचा उसने कितने में, चलिए 25% इसका निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए, 140 में 25% उसने छूट दे दिया, ठीक है बच्चों।
चलिए 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 35 दूनी 70। मतलब क्या किया उसने, 35 रुपया छूट दे दिया। तो बेचा कितने, सॉरी ये छूट लिखिए, ये छूटे में निकाला हूं, छूट कितना दिया। चलिए अब उसने बेचा कितने में भाई, छूट 140 रुपया पर उसने 35 रुपया छोड़ दिया, बेच दिया कितना में 140 घटा 35, मतलब 105 रुपया में उसने बेचा। तो लाभ कितना कमाया, 100 का वस्तु 105 में बेच दिया उसने। लाभ बराबर हो गया बच्चों 105 घटाओ 100 बराबर 5। प्रतिशत लाभ पूछे कोई दिक्कत नहीं, 100 पहले ही मान रखे हम, सीधा हम लिखेंगे 5% की छूट हुआ। समझ रहे हैं, मतलब सूत्र आप जानते हैं, नहीं जानते सीख लीजिए। लाभ गुना 100 बटे करे मूल, तो 100 गुना करेंगे, करे मूल तो 100 ये मान के चला हूं, 100 कट जाएगा, मतलब 5% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, जो कि आंसर आपका दिया हुआ है डी नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत आसानी से आप सीखते जाएंगे बेसिक की तरह से, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है। चलिए 37 नंबर का आ रहा है भाई, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 15 साल पहले, 15 साल पहले किसका, राम अनुपात श्याम। चलिए 15 साल पहले कह रहा है, 15 साल पहले उसके आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:5। प्रश्न आपका लगा हुआ है, बढ़िया से पढ़ें आप और प्रश्न को देखें और समझे, फिर बना रहे तो ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। चलिए वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 5:8। आपको पूछ रहा है बच्चों श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, बनाकर बताएंगे ठीक है, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है ऐसे प्रश्न को जरा मैं टेक्निक आपको बता दूं कि बस प्रश्न देखे आंसर करना है। कैसे करेंगे ये देखिए, बनाने भी आना चाहिए, बना भी देंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। ये है वर्तमान उम्र की अनुपात, ठीक है। अब कह रहा है कि आपका श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, श्याम वाला कौन अनुपात है, तो अनुपात मतलब बच्चों ये होता है कि उसका जो आयु होगा जब भी होगा तो ये 8 के गुणज में होगा। कैसे, 8 गुना 1 हो सकता हूं, 8 गुना 2 हो सकता है, 8 गुना 3 हो सकता है, समझ रहे बात को, 8 गुना 4 हो सकता है। मतलब ऐसे ही गुना में ही उसका उम्र होगा, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है वर्तमान उम्र का, हमें पूछ भी रहा है वर्तमान उम्र क्या होगा। तो इस चीज से आपको पकड़ना है कि जब भी होगा इसका पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 1-2 के गुणज में होगा। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन आपका है 10, 15, 25, 40। देखिए 8 के गुणज में कितना है भाई, 10 तो आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। बी नंबर में है 15, 16 आ जा रहा है, 15 नहीं आ रहा है, बी भी गलत है। सी नंबर देखिए 25, 8 का पढ़ेंगे 25 का ही नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, 8 का में 25 कभी नहीं आएगा, 25 भी आंसर गलत हो गया समझिए। 40 है लास्ट में, 8 का को 5 बार पढ़ेंगे बच्चों 40 आ जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। समझ में आई बात को, बहुत आसानी से बनाया आपने, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर प्रोसेस से बनाते थोड़ा टाइम खराब होता। क्या टाइम खराब होता, देखिए 15 साल पहले का मान लिया जाए, इसका उम्र मैं 2x और 5x मान रहा हूं। प्रोसेस से देखिए कैसे बनाएंगे, 2x बटे 5x है ना। 15 साल पहले मतलब क्या हुआ, 15 साल दोनों में कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि 15 साल पहले की बात है तो हमारा घटेगा 15 साल, तो आपका भी घटेगा, नहीं घटेगा, दोनों में 15 घटाएंगे। चलिए कह रहा है 15 साल
सॉरी क्या कर रहे हैं, 15 साल पहले है। तो अभी क्या करेंगे, अभी के लिए हम जोड़ देंगे इसमें, समझ रहे हैं। और उसके बाद अनुपात कह रहा है 5/8 है, इसको हल करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 16 एक, समझिए जरा 15 20 से तेजी से जरा, 5 5 25 x प्लस 15 5 75। चलिए इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, या चलिए क्या कर देंगे 25 16 9 25 9 x, ये x घटा देंगे, मतलब इसको उधर ले गए, इसको इधर लाते हैं। 120 में 75 घटा दे बच्चों, क्या होगा 5 5 10 12 55 हो गए, सॉरी 45, ठीक है। 5 5 10 7 4 11 12, कितना हो जाएगा 45। काट दीजिए, 9 5 45, मतलब x की वैल्यू आ गई 5। देखिए कितना प्रोसेस लंबा हो रहा है। अब 5 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है कि 5 के गुना करने पर वो आंसर आएगा। इसमें भी 5 गुना कर देंगे तो इसका उम्र निकल आएगा, इसका 5, मतलब इससे ये निकला कि अनुपात में तो है लेकिन कितना गुना है भैया, तो 5 गुना है, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक बताया, टेक्निकल जो एग्जाम में होना चाहिए टेक्निक, वो मैंने बताया। सीधा अनुपात पर जाएंगे और देखेंगे कट जाएगा, अगर 3 ऑप्शन नेगलेक्ट है तो हटा देंगे, एक ऑप्शन अगर राइट आ रहा है तो वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आपका है 38 नंबर का। चलिए 38 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 3 संख्या इतना के अनुपात में है। चलिए संख्या कौन कौन सा है, 2 है, 5 है और 7 है। ऐसा संख्या दिया हुआ है तो मैं मान सकता हूं कि मान लिया ये 2x है, 5x है और 7x है। मतलब क्या, अगर एगो 2 है तो दोसर का 5 है, तेसर का 7 है। अगर पहला ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना होगा, समझ रहे बात को। अगर ये 3 गुना हुआ, ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा। अनुपात का मतलब यही होता है, ठीक है। x का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। कह रहा है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है ये, तथा बड़ी संख्या का योग। चलिए बड़ी संख्या ये दोनों को जोड़ देते हैं, 7x। चलिए कह रहा है तथा संख्याओं के योग दूसरी तथा 16 के योग, बड़ी संख्याओं का योग दूसरी तथा 16 के योग के बराबर है। दूसरी कौन सी भैया, ये है, प्लस 16 के कह रहा है योग के बराबर है। चलिए कितना होगा 7 2 9x, इसको इधर ले आते हैं, 5x बराबर 16, कितना हो गया 4x हो गया बराबर 16। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, x बराबर 4। मतलब ये निकला कि ये जो है 4 के गुना में सब है, ठीक है। मतलब वास्तविक संख्या क्या है, ये गुना 4 है, इसका गुना 4 है, गुना 4 है, ये आपका अनुमानित मान है, ठीक है। अब क्या हुआ, ओरिजिनल निकला, ये कितना हो गया 8 है, ये हो गया 20 और ये हो गया 28। चलिए अब आपका कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका 8 दिया हुआ है, सही है, ठीक है। अनुपात का मतलब समझ जाइए, आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता, अनुपात से अगर करते तो ऑप्शन सबका मैच कर रहा है तो निकालना जरूरी है। क्यों, ऑप्शन नंबर ए में 8 है, 2 से 8 भी कट जाएगा, 12 है 2 से वह भी कट जाएगा, 6 है 2 से वह भी कट जाएगा, 10 है 2 से वह भी कट जाएगा। तो हमें अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि क्या है, तो x की पहले वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और अगर 3 ऑप्शन डिफर है तो डायरेक्ट हम एक बार चेक करेंगे, डिफर है तो आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों 39 देखते हैं, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, ठीक है। यदि अगली 3 संख्याएं भी ले ली जाए तो नया औसत क्या होगा। चलिए 3 संख्या कह रहा है, 3 संख्या मान लिया जाए, सॉरी पहला कितना कह रहा है 5 संख्या क्रमागत, मान लिया जाए पहली संख्या 1 से, तो दूसरा क्या होगा क्रमागत माने 1 1 बढ़ेगा 2, ठीक है बच्चों। ये होगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कर रहा है इसका औसत, औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे,
तो जोड़ते हैं, यहाँ टाइम क्यों खराब करेंगे। 1 2 3 4 5 एक्स, चलिए 5 एक्स हो जाएगा प्लस 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। और औसत में क्या करते हैं, जितना संख्या होती है उससे भागा देते हैं। चलिए ये हो गया 5। अब कह रहा है कि इसका मान a है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर, ये तिरछे गुना करते हैं 5। चलिए अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 2 बराबर 5 है, 5 5 काट दीजिए, मतलब x बराबर आप लिख सकते हैं a घटाओ ये 2 उधर जाएगा, ठीक है। हो गया, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि 3 संख्याएं भी ले ली जाए, 3 संख्या इसमें और बढ़ाते हैं, 4 के बाद 3 और बढ़ाते हैं। चलिए 4 क्या आ जाएगा, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7, ठीक है। कह रहा अब इसका तो नया औसत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ लीजिए कितने 7 तक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 x आ जाएगा। चलिए अब वहां चलते हैं, 8x प्लस 7 6 13 13 5 कितना हो गया, 13 5 18, और यहाँ 10 आया था, 18 10 28, चलिए 28 बटे कितना हुआ, संख्या 8 हो गई, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इसको, तो नया औसत यही निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे। 8 देखिए बच्चों, आपका ऑप्शन दिया है ए करके, माने ये है कि ए हम रखेंगे, ए हम रखते हैं, तो x बराबर अगर हम कर लें, चलिए 8 है, इससे हम कर दें 8x बटे 8 प्लस 28 बटे 8। चलिए तो 8 8 कट जाएगा, कट जाएगा, 8 8 क्या होगा, कट जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, a माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर रख देते हैं प्लस, अब देखिए 8 इसको हम भागा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 28, 8 का 16 8 यही 24। चलिए 4 0 8 5 40, 3.5 हो गया। देखिए ये हमारा सेपरेट है। अब देखिए ये प्लस में अंक है, ये माइनस में है, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा a, देखिए प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, प्लस रखेंगे 1.5 हो जाएगा, मतलब a प्लस 1.5 आपका क्या है, ऑप्शन बी नंबर में a प्लस 1.5 आंसर सही है, ठीक है। देखिए क्या करना है, पहले तो दिया हुआ है कि 5 लगातार संख्या, तो ये ऐसे निकाल लेंगे, उसकी औसत ये हो गई, ठीक है। इससे मैंने निकाला x की मान, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 संख्या इसके आगे और जोड़ दिया जाए, तो 4 तक गए थे, 3 बार जोड़ते हैं, 5 6 7, तब मान हमारा क्या आ जाएगा 8x प्लस 28। औसत नहीं पूछ रहा है, तो औसत क्या हो जाएगा, 8 संख्या है बटे 8 कर देंगे। चलिए बटे 8 कर दिया, बराबर कितना हो गया, इसको मैं अलग अलग कर दिया, क्योंकि 8 8 कट जाएगा, मैं देख रहा हूं। x का मान a माइनस 2 रख सकते हैं हमें, तो ये हमारा तो ऑप्शन में है, फिर ऑप्शन को चेकआउट करेंगे कि ऑप्शन किस रेशियो में दिया हुआ, कैसे दिया हुआ है। अब क्या होगा 8x बटे 8 प्लस 28 बटे 8, 8 8 जब कट जाएगा बच्चों, x बराबर हमारा मान a माइनस 2 दिया हुआ है, प्लस इसको जब भागा देंगे 3.5 आ जाएगा। अब 3.5 में 2 घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, और जब माइनस 2 करेंगे तो 1.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते जाइए, ऐसे सीखते जाइए धीरे धीरे। औसत क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, सब इसमें आ जाएगा धीरे धीरे। और जो लड़के जानते हैं उसको बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग प्रैक्टिस करते जाए इसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आपको 40 नंबर पे। 40 नंबर तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया कम है तथा लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। क्रय मूल्य मुझे मालूम नहीं है बच्चों, विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मालूम है कि दोनों का अंतर जो है 150 है, ओके। लाभ 20% है, तो अगर क्रय मूल्य मान लिया जाए, क्रय मूल्य अगर माने कि 100 रुपया रहा हो, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 20% का लाभ कह रहा है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य 120 रुपया रहा होगा, ठीक है। चलिए
दोनों का अंतर कह रहा है कि 150 रुपया। चलिए दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। एक मतलब 120 में 100 घटा दीजिए। चलिए 20 बराबर क्या, ये देखिए इमेजिनरी वैल्यू है, करेक्ट हमारा आया नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा 20 बराबर दिया हुआ है बच्चों 150, ठीक है। 20 बराबर 150, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1 बराबर 15/2 है, ठीक है। अब देखिए 1 के बराबर इस रेशियो से 15/2 है 1 के बराबर। तो अगर ये पूछे तो ये भी मैं इसके 1 के बराबर ये है, 100 के बराबर क्या, लेकिन मुझे विक्रय मूल्य पूछ रहा है 1 के बराबर इतना है, तो 120 के बराबर कितना होगा। चलिए देखिए कितना है, 1 के बराबर 15/2, तो 120 के बराबर 15/2 गुना 120। क्यों, कोई दिक्कत। चलिए क्या करेंगे, 60 दूनी 120 कट गया। अब हो गया क्या, 15 छकी 90, 900 रुपया आपका कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 15/2 गुना 100 कर देते, आंसर आ जाता। आई बात समझ में, नहीं आई। चलिए एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 150 है, ठीक है, और लाभ 20% है। तो अगर हम क्रय मूल्य लेकर चलते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 20% लाभ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 120 रुपया है। समझ बात को। अब दोनों का अंतर कह रहा है 150 से, तो दोनों का अंतर माने 20 के बराबर 150 दिया हुआ, 20 के मान के बराबर 150 वैल्यू दिया हुआ है। तो हम 1 के बराबर कितना निकाल ले, 1 के बराबर हमारा 15/2 आ गए। अब हमें निकालना किसके बराबर है, विक्रय मूल्य निकालना है। 1 का मान अगर 15/2 है, तो 120 के बराबर कितना है भाई, तो 120 गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 900 आ गया। और आपका ऑप्शन नंबर डी है 40 का आंसर डी, ठीक है। बहुत आसानी से बनेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब है आपका 41 नंबर, 41 नंबर क्या कह रहा है भाई, 41 में कह रहा है यदि लाभ विक्रय मूल्य का इतना भाग है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। लाभ कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/11 है। चलिए जितना आसानी से बने हुआ बनाएंगे। लाभ जो है कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/11, कितना है 1/11। चलिए क्या करते हैं, ऐसा करिए कि कट जाए 1/11, मतलब क्या होगा, मान लिया जाए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य हम मानते हैं कि 11 है, ठीक है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारा कट जाए और आसानी से बन जाए। तो लाभ क्या है, विक्रय मूल्य का 1/11, 1/11 मैंने कट गया, मतलब 1 है, लाभ 1 है, अब विक्रय मूल्य 11 है, समझ रहे हैं। तो क्रय मूल्य क्या है भैया, क्रय मूल्य में क्या होता है, लाभ घट जाता है तो 10 हो जाएगा। अब हमको कह रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ मतलब 1 और लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 10, 10, 10 कट गया, मतलब 10% उसको आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है बी नंबर। कितना आसान है, देख रहे हैं। तो एक्स वाई मानेंगे तो थोड़ा सा उलझन होगा, सीधा ऐसा मानते हैं कि अंक पूरा पूरा कट जाए मेरा। कह रहा है विक्रय मूल्य का 1/11 है लाभ, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि 11 है, तो लाभ 1/11 मतलब 1 नहीं। अब दोनों का अंतर करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब प्रतिशत लाभ निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य 10% आंसर। आराम से मौखिक कर सकते हैं आप, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग भाई। चलिए आगे क्या है, 42 नंबर का प्रश्न है भाई दोस्तों। क्या है, एक घर की कीमत प्रतिवर्ष 20% से बढ़ती है। यदि वर्तमान कीमत 7,20,000 है तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत क्या थी, मतलब अभी क्या है इसका, मान लेते हैं कि ए है, मतलब ए मतलब क्या, मिश्र धन है, उस सूत्र पर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर P × 1 + 10/100 हो जाता है, ठीक है। हम लोग बनाएंगे भी ऐसे और डायरेक्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है भाई, 7,20,000। चलिए
पी मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। मतलब पी मतलब क्या, पहले क्या था ये नहीं पता है मुझे। अब क्या हो गया, 1 + 20/100 पर पावर 2 वर्ष। चलिए क्या करते हैं, 7 2, हमको निकालना पी है, ये ध्यान दीजिएगा। 120/100 गुना 120/100। चलिए पी हो गया। चलिए क्या करेंगे, 0 0 कट गया। चलिए 12 छक 72 काट दीजिए, ठीक है। 1 0 और 3 0 और। चलिए 12 × 5 = 60। कितना हो गया, 5 पर 3 0 और ये तिरछे गुना होगा, ये इधर तिरछे ले आएंगे, इधर तो ऊपर कुछ बचा नहीं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 0 और 2 0 डायरेक्ट 3 4 5 0 2 4 5, ठीक है। चलिए मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए बात को, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा डायरेक्ट करेंगे। 20% है तो सीधा करेंगे इसको यूं और गुना करेंगे कितना, 100/120 गुना 100/120, ठीक है। मतलब 100 है तो 20% बढ़ रहा है प्रतिशत, तो क्या होगा 120 से, माने 100 के सापेक्ष में 120 हो रहा है, तो इसको करेंगे और अभी की जो वर्तमान है ये देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बनेगा कैसे ये आपने देखा, इस पर लाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो आसानी से बनता है उस पर आइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप। आपका है अब 43 नंबर। चलिए 43 नंबर में कहता है कि यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है, 360 से 20% अधिक है। चलिए ए कह रहा है 360 से 20% इसका अधिक है। चलिए ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 कट गया, 360 और 36 दूने 72, 2 हो गया, 7 6 13 3 432। इसका मतलब है कि ए है 432, जो कि आंसर नंबर बी है। समझ रहे बात को कि नहीं, कह रहा है ए 360 से 20% अधिक है, मतलब 360 पहले था और उससे 20% और ज्यादा है, तो 360 प्लस 360 का 20% निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, 43 का हो गया। अब देखते हैं 44 नंबर। चलिए सारा प्रश्न देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। 44 नंबर में कह रहा है कि एक ट्रेन 20 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है, ठीक है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। चलिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दिया है आपका 200 मीटर, ठीक। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया हुआ है आपका, कितना दिया है भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर है। चलिए और कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, उसको चाल क्या है रेलगाड़ी की, 20 मीटर प्रति सेकंड। दूरी देख रहे इतना है, दूरी हम लोग जब रेल और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई दिया हो तो दोनों जोड़कर वो दूरी बन जाती है, ठीक है। तो क्या है, चाल दिया हुआ है तो समय बराबर कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों को जोड़ेंगे, 400 प्लस 200 बटे चाल कितना है 20, मतलब कितना हो गया भाई 600/20। 0 0 कट गए, 30 दूनी 60, मतलब उसको क्या है 30 सेकेंड का समय लगेगा उसको पार करने में, मतलब आंसर होगा आपका सी नंबर। अब सोच रहे होंगे कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को क्यों हम करें, थोड़ा सा एक देखिए, समझिए इस चीज को। मान लिया जे आपकी ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये मान लिया जे रेलगाड़ी है, ये यहां से प्लेटफॉर्म इसका चालू हुआ, ठीक है, ये मान लिया रेलगाड़ी का मुंह है, इंजन, यहां से आपका प्लेटफॉर्म चालू हुआ, ये यहां से क्रॉस करेगा भाई, प्लेटफॉर्म यहां लास्ट है, यहां से चलते जाएगा चलते जाएगा, यहां जब आएगा मान लिया इसकी गार्ड की बोगी आ गई, ये इंजन है, ठीक है। तो देखिए उसने तय कितना दूरी किया, ये भी तय किया
और वो अपनी दूरी भी जब तय कर लिया तब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। समझ रहे बात को? जैसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो वह क्या करेगा, प्लेटफॉर्म को पूरी क्रॉस करेगा और अपनी दूरी भी तो तय करेगा। तो इसलिए इसमें नियम होता है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को ऐड कर देते हैं, वह कुल दूरी मानी जाती है। ठीक है, कुल दूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है वो आपने देख लिया, समझ लिया। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे क्या है भाई। चलिए 45 नंबर का क्या है भाई। 45 नंबर कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल में 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? सबसे पहले तो एक फॉर्मूला देख लीजिए। शांत जल में नाव की गति बराबर हो जाता है x प्लस y बाय 2। ये आप जानकारी रखें। x क्या है, जाने में, ठीक है, जाने में लगा चाल और आने में चाल, दोनों चाल को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे, वह शांत जल में नाव की चाल निकल आएगा। ठीक है, अब आपका कह रहा है धारा के अनुकूल, माने धारा के साथ वो 32 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। तो धारा के अनुकूल उसका चाल क्या है? धारा के अनुकूल हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटे समय। 32 किलोमीटर जाता है कितने में, 4 घंटे में जाता है। चलिए ठीक, 32 8 से आप काट दीजिए, मतलब ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ धारा के साथ जा रहा है। विपरीत में कह रहा हूं 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। विपरीत में चाल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत चाल बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटे 6 है भाई, 24 है बटे 6, 6 चौक 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, शांत जल में नाव की गति दोनों को जोड़ देना है। 8 4 12 बटे 2 मतलब 6 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा, जो कि आपका आंसर नंबर सी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए यह सेट आपका इतना ही था और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे और आगे प्रैक्टिस सेट लाता ही रहूंगा। मैं लगातार कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे, जब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका रेलवे का एग्जाम निकल ना जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।